मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंतर्गत हम समय प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि समय प्रबंधन की क्या अवधारणा होती है और उसके साथ साथ शाला प्रबंधन के संदर्भ में भी हमने अध्ययन किया था। तो पिछली क्लास के अंतर्गत हमने समय प्रबंधन एवं शाला प्रबंधन की अवधारणा, उसकी आवश्यकता एवं उसके महत्व के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि विद्यालय के अंदर जो समय सारणी का निर्माण किया जाता है उसमें किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, उसके संदर्भ में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विद्यालय के अंदर जो समय सारणी का निर्माण किया जाता है उसमें मोटे मोटे रूप में मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। 3 बिंदुओं को इंगित करते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। उसमें नंबर 1 छात्र हित संबंधी सिद्धांत, नंबर 2 अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत और थर्ड है अन्य कार्य। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय समय सारणी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हम प्रथम बिंदु को लेंगे छात्र हित संबंधी सिद्धांत। समय सारणी का जो निर्माण किया जाता है उसमें कई एंगल से, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो, रुचि हो या अन्य विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसके केंद्र में छात्र होता है और छात्र को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। क्योंकि विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना और विद्यालय के अंदर बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए सबसे पहले प्रथम आवश्यकता यह होती है कि विद्यालय का टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सुव्यवस्थित हो। यदि विद्यालय का टाइम मैनेजमेंट पूर्ण रूप से सुनियोजित होगा तो निश्चित रूप से उस विद्यालय के अंदर अध्ययन करने वाले बालक एवं बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इसलिए छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय समय सारणी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, छात्रों को हित में ध्यान में रखते हुए छात्रों से संबंधित विभिन्न जो ये बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसके अंदर पहला बिंदु है छात्र हित से संबंधित रुचि और योग्यता का ध्यान। इसमें रुचि और योग्यता किसकी? बालक की। समय सारणी का जो निर्माण किया जाएगा उसके अंदर बालक की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखना आवश्यक है कि विद्यालय के अंदर जो बालक एवं बालिकाएं अध्ययन कर रहे हैं उनकी क्या रुचि है और क्या उनकी एबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है ताकि बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय के द्वारा जो टाइम का मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके अंदर उनको अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। यदि उनकी रुचि और योग्यताओं को समय सारणी के अंदर दरकिनार किया जाएगा तो कितनी भी अच्छी समय सारणी का निर्माण क्यों न कर लिया जाए, लेकिन बालक को उससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वो बालक की रुचि और योग्यता के ऊपर खरी नहीं उतर रही है। नंबर 2 दूसरा सिद्धांत है छात्र क्षमताओं का ध्यान। बच्चों की क्या क्षमताएं हैं? यदि समय सारणी को सपोज कीजिए कि हमने बड़ा बना दिया, विद्यालय के समय का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन बालक का कक्षा के अंदर बैठने की इतनी क्षमता नहीं है तो कितना ही चाहे वो 20 मिनट का पीरियड हो या उस पीरियड को 40 मिनट का कर दिया जाए, लेकिन हम जानते हैं कि बालक की एकाग्रता कितने टाइम की है। जितने टाइम की बालक की एकाग्रता होगी उतने समय का निर्धारण किया जाएगा, उतनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाएगा तो निश्चित रूप से बालक अधिगम की प्रक्रिया को आसानी से करेगा और साथ ही उसके अंदर उसके मस्तिष्क के अंदर किसी भी तरह की बोझिलता का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए समय निर्माण के समय बालक की क्षमताओं का भी पूर्ण ध्यान रखना होगा। दोस्तों, तीसरा बिंदु है व्यापकता का ध्यान। क्योंकि
शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य जो उद्देश्य होता है उसका बालक का सर्वांगीण विकास करना। और यदि बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो समय सारणी के अंदर व्यापकता का ध्यान रखना आवश्यक होगा। यदि समय सारणी का निर्माण इस प्रकार से किया जा रहा है जिसमें विषय के कार्य घंटों की अधिकता है तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो बालक को मिल जाएगा, लेकिन अन्य जो गतिविधियां हैं उसके ज्ञान से बालक अछूता रह जाएगा। तो जिस प्रकार का बालक का विकास होना चाहिए उस प्रकार का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए जो भी समय सारणी का निर्माण किया जाता है उसके अंदर व्यापकता का ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, अगला बिंदु है बालक की आयु का ध्यान, क्योंकि शिक्षण के अंदर बालक का जो एज फैक्टर है वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यदि समय सारणी का निर्माण किया जा रहा है और उसमें बालकों की आयु का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के बालकों की समय सारणी का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर 45 मिनट का पीरियड दिया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि जो नन्हे बालक होते हैं उनके ध्यान की जो एकाग्रता का जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है। यदि उनको 45 मिनट की क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा तो उनको जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो हृदयगम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकाग्रता का अभाव है। इसी तरह से यदि बड़ी क्लास के बालक है और यदि उनके कार्य का समय कम है, क्योंकि विषय की अधिकता होने से जो विषय का दायरा है व्यापक है, तो वहां पर निश्चित रूप से समय की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी समय सारणी का निर्माण किया जाए उसमें बालक की आयु का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। बालकों की आयु को ध्यान में रखते हुए कार्य के घंटों की अधिकता एवं कमी को ध्यान में रखना जरूर होता है। तो वो बालक जो शिक्षण कार्य के अंदर ले रहे हैं या जिन बालकों के लिए समय सारणी का निर्माण किया गया, निश्चित रूप से उनको उसका पूरा लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, अगला बिंदु है विषय के क्रमों का ज्ञान। दोस्तों, शिक्षण जो कार्य है एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। यदि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाएगा तो निश्चित रूप से उस कार्य के अंदर शिक्षक एवं छात्र दोनों को आनंद की अनुभूति होगी। और समय सारणी का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर विषय के क्रमों का यदि ध्यान नहीं रखा गया तो निश्चित रूप से बालक एवं शिक्षक दोनों बोझिल होंगे। विषय के क्रम से मेरा तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक स्थिति में जैसे कि फर्स्ट पीरियड है तो बालक दूर दराज के क्षेत्र से आ रहा है, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर जो विषय हो वो सरल रखा जा सकता है और अंतिम के जो विद्यालय के अंतिम के कालांश जो होते हैं कार्य के वो भी क्या होने चाहिए, सरल होने चाहिए। यदि जटिल रखे गए तो क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पीरियड तक तो बालक आसानी से क्या करता है, अधिगम कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उनका माइंड बोझिल हो जाता है। तो उस समय विषय के क्रमों को भी क्या करना चाहिए, सरल विषयों को कठिन जो विषय है उनको फर्स्ट के पीरियड के अंदर रखना चाहिए, उसके बाद कठिन के बाद में वापस सरल सब्जेक्ट, फिर कठिन सब्जेक्ट, फिर सरल। तो इस प्रकार से यदि विषय का संयोजन समय विभाग चक्र के अंदर किया जाएगा तो निश्चित रूप से बालक को आनंद की अनुभूति होगी और साथ ही उसको किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से बोझिलता उसके अंदर नहीं होगी और वो शिक्षण कार्य को बहुत ही आसानी के साथ कर सकेगा। इसलिए विषय के क्रमों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। समय सारणी के निर्माण में अगला ध्यान रखना है थकावट का ध्यान, कि शिक्षण प्रक्रिया हम जानते हैं कि एक मानसिक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से मानसिक थकावट की अनुभूति होती है। तो समय सारणी का जो निर्माण किया जाए उसमें थकावट का तात्पर्य ये है कि न तो कार्य के घंटों की इतनी अधिकता हो कि बालक पूर्ण रूप से थक जाए और न ही इतना कम हो कि बालक को बिल्कुल अधिगम ही नहीं कर पाए। थकावट से तात्पर्य है कि इसमें विषय का संयोजन का भी ध्यान रखना है ताकि बालक को किसी भी प्रकार की थकावट नहीं हो और अन्य चीजों को भी समय सामग्री के अंदर इंक्लूड करना है। जैसे कि पढ़ेगा ही साथ ही साथ अवकाश का भी ध्यान रखना है। जैसे कि 2 पीरियड बालक ने अध्ययन किया है, कुछ बोझिल होता है तो शॉर्ट लघु मध्यांतर की व्यवस्था कर दी जाए तो 5 मिनट के लिए बालक को लघु मध्यांतर का अवकाश मिलेगा, पुनः वो आएगा, फिर मध्यांतर हो जाएगा, फिर लघु मध्यांतर। तो इस तरह से यदि समय सारणी के अंदर फ्लेक्सिबल टाइम का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से बालक के अंदर किसी भी प्रकार की थकावट नहीं आएगी। दोस्तों, अगला बिंदु है मौसम का ध्यान। जलवायु और मौसम का भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ऊपर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी समय सारणी का निर्माण किया जा रहा हो उस समय
मौसम का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे दोस्तों, यदि ग्रीष्म काल का टाइम है और भयंकर गर्मी का समय है और वहां पर यदि विद्यालय के समय को, कार्य के घंटे को बढ़ाया जाता है, तो उस समय गर्मी के मौसम में बालक शिक्षण के प्रति इतना रुचि उत्पन्न नहीं कर पाएगा और बोझिलता उत्पन्न करेगा। इसी तरह से यदि सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में कार्य के घंटों की कुछ अधिकता होगी तो भी बालक को किसी भी प्रकार की बोझिलता नहीं होगी। तो इस तरह से मौसम का ध्यान, इसी तरह से गर्मी का समय है तो स्कूल का जो टाइम है उसको मॉर्निंग के अंदर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का यदि ध्यान रखेंगे और उसका जिक्र समय विभाग चक्र के अंदर करेंगे तो निश्चित रूप से बालक को पूर्ण रुचि और आनंद के साथ अधिगम करने में आनंद आएगा। इसलिए मौसम का ध्यान रखना भी समय विभाग चक्र में बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगला बिंदु है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ध्यान। क्योंकि शिक्षण कार्य के अंदर शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए और बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज का प्रयोग समय विभाग चक्र के अंदर करना होगा, ऐसी एक्टिविटीज समय विभाग चक्र के अंदर डालनी होगी ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे कि अध्ययन का कार्य है लेकिन सप्ताह के अंत में जैसे कि शनिवारी सभाएं की जा सके या कभी संगीत, नृत्य, नाटक आदि की एक्टिविटीज की जा सके, खेल की गतिविधि की जा सके, पुस्तकालय का समय दिया जा सके या अन्य वृक्षारोपण से संबंधित कार्य, ऐसे जो तमाम कार्य हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ चलते हैं जो कि बालक के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करते हैं, ऐसी क्रियाओं को भी समय विभाग चक्र के अंदर इंक्लूड करना चाहिए ताकि बालक का सही तरीके से सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, छात्र हित संबंधी सिद्धांत में अगला अंतिम सिद्धांत है दिवसों के क्रम का ध्यान। दिवसों के क्रम के ध्यान से दोस्तों हमारा ये तात्पर्य है कि सप्ताह के अंदर हम जानते हैं 6 दिन होते हैं, तो विद्यालय के अंदर बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो रूम किराए पे लेकर के रहते हैं यानी कि बाहर के होते हैं। तो ऐसे बालकों को आवागमन करना पड़ता है। तो सोमवार और शनिवार का जो टाइम होता है वो ऐसा होता है जिसमें बालक पलायन और आने का कार्य होता है, तो निश्चित रूप में उसमें बालक को थकावट महसूस होती है। तो ऐसे दिवसों के क्रम का ध्यान रखना चाहिए और कार्य देते समय भी इन दिनों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बालक को किसी भी प्रकार की थकावट का महसूस नहीं हो और आनंद के साथ कार्य कर सके। यदि छात्रों के इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाएगा तो निश्चित रूप से उस समय सारणी से बालकों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरा बिंदु है अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत। समय निर्माण के अंदर, क्योंकि विद्यालय के अंदर छात्र फैक्टर के साथ अध्यापक भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख रीढ़ होती है, क्योंकि शिक्षण विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां संपादित होती है वो एक शिक्षक के माध्यम से संपादित होती है। तो जो समय विभाग चक्र या समय सारणी का जो निर्माण किया जा रहा है उसके अंदर शिक्षक के हितों का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। यदि शिक्षक के हितों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षक को भी आनंद की अनुभूति होगी और वो रुचिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को संपादित कर सकेंगे। तो अध्यापक के हित से संबंधित कुछ सिद्धांत है, जैसे कि पहला सिद्धांत है कार्य की विविधता का ध्यान। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षक का जो समय विभाग चक्र का निर्माण किया जा रहा है तो शिक्षक को एक ही कार्य के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जैसा कार्य के अंदर यदि व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसको थकावट एवं बोझिलता के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए उसको विविधता का ध्यान रखना चाहिए और अलग अलग प्रकार का कार्य उससे करवाना चाहिए ताकि उसको भी थकावट महसूस नहीं हो। दोस्तों, दूसरा बिंदु है अध्यापक की रुचि और योग्यता का ध्यान। क्योंकि शिक्षक कार्य करेगा तो निश्चित रूप से समय विभाग चक्र के द्वारा उसको जो शिक्षक को जो कार्य का वितरण किया जा रहा है, यदि उस कार्य के वितरण के अंदर शिक्षक का इंटरेस्ट एंड इसकी एबिलिटी, यदि इन दो बिंदुओं को ध्यान में रख करके कार्य का वितरण किया जाएगा तो निश्चित रूप से यदि शिक्षक को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाएगा तो उस कार्य को वो बेहतरीन तरीके से संपादित कर सकेगा। इसलिए अध्यापक की रुचि और योग्यता का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। दोस्तों,
तीसरा बिंदु है कार्यभार की वितरण का ध्यान। समय विभाग चक्र के द्वारा शिक्षकों को जो कार्य का भार का जो वितरण किया जा रहा है उसमें भी विशेष ध्यान ये रखना है कि विद्यालय के अंदर जो स्टाफ है उसको उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण इस प्रकार से हो कि एक दूसरे को ये नहीं लगे कि मुझे अधिक कार्य करना पड़ रहा है और मुझे कम पड़ रहा है। इस प्रकार की चीजों का कंट्रोवर्सी स्टाफ के अंदर उत्पन्न नहीं हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य का वितरण करना चाहिए ताकि आसानी से, रुचिपूर्ण तरीके से एवं सहयोगात्मक भावना से वो कार्य हैंडल हो सके इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों अगला बिंदु है अध्यापक की शारीरिक योग्यता व मनोवृत्ति का ध्यान। दोस्तों स्टाफ के अंदर बहुत सारे साथी होते हैं तो कुछ की शारीरिक एवं मनोवृत्तिक जो योग्यता है उसका ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति शारीरिक रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से माना कि कोई अपंग है, विकलांग है, इस प्रकार के व्यक्ति हैं, या जो शिक्षक है उनकी मनोवृत्ति है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए समय विभाग चक्र का यदि निर्माण किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षकों को भी लाभ होगा और छात्रों को भी उसका पूरा लाभ होगा। अगला बिंदु है कार्य की अवधि का ध्यान। समय विभाग चक्र का जो निर्माण किया जाए उसमें कार्य अवधि का भी ध्यान रखना जरूरी है। कार्य अवधि से हमारा तात्पर्य है कि कार्य का समय इस प्रकार से हो कि न तो बालकों को थकावट का महसूस हो और न शिक्षकों को थकावट महसूस हो। छोटी क्लास के बालक हैं तो समय कालांश का समय है कुछ कम किया जा सकता है, बड़ी क्लास के बालक हैं तो कालांश का समय कुछ अधिक किया जा सकता। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, अवधि का ध्यान में रखते हुए समय विभाग चक्र का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों इन दोनों फैक्टर यानी कि छात्र हित संबंधी सिद्धांत और अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत के साथ समय निर्माण के समय एक अन्य फैक्टर है, अन्य कुछ बातें हैं, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो निश्चित रूप से समय विभाग चक्र अच्छा बनेगा। अन्य बातों के अंदर हमें जो जनरल बातें हैं कि समय विभाग चक्र का जो निर्माण किया जा रहा है, जो समय सारणी का निर्माण हो रहा है विद्यालय के अंदर, वो इस प्रकार की हो कि बालकों को पूर्ण रूप से पता चल जाए कि अमुक कालांश के अंदर उनको अमुक क्लास के अंदर बैठना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समय चक्र का निर्माण ऐसा करना चाहिए कि बालकों को बार बार एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड में इधर उधर दूसरी क्लास के अंदर नहीं जाना पड़े, क्योंकि ऐसा यदि किया जाएगा तो समय भी अपव्यय होगा और बालकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात ये ध्यान रख सकते हैं कि जो समय विभाग चक्र का निर्माण किया जा रहा है उसमें समय विभाग चक्र को इस प्रकार से बनाया जाए कि विद्यालय के अंदर जो स्टाफ है उनमें किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं हो और सहयोगात्मक रूप से आपस में कार्य कर सके। तीसरी बात, समय विभाग चक्र को इस प्रकार से निर्माण किया जाए ताकि बालक को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षक का अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त हो, बालक शिक्षक के अधिक से अधिक संपर्क में रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ समय विभाग चक्र फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि समय के अंदर कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती है कि उसके अंदर बदलाव करना पड़े तो उसको फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। दोस्तों यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो समय विभाग चक्र विद्यालय, बालक एवं शिक्षक सभी के लिए अच्छा होगा और बिना किसी प्रॉब्लम के शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, विद्यालय का जो वातावरण है बहुत ही शांत एवं अच्छा होगा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। समय विभाग चक्र से संबंधित परीक्षा के अंदर अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है तो इस कंटेंट को आप सीरियसता के साथ अध्ययन करने का ध्यान रखें। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।